हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। मेरे दोस्तों, आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री भी जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इन एक्ट्स को जब पढ़ते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं। और जब आप लक्ष्मीकांत खोलते हैं तो लक्ष्मीकांत के जो शुरू के पेजेस हैं वो भी आपको बहुत दिक्कतें करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक्ट्स की बात करूं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट अगर आप देखोगे 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट जो है 1813 के, 1853 के, 1833 के, हमें बहुत परेशान करते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये जो पोर्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इतने आसानी से कोशिश करूंगा आपको ये समझाने के लिए, ये इतना आसान कर दूंगा कि आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। तो दोस्तों, लेट्स बिगन विद द टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रूल। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रूल। बच्चा देखो, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था, अगर आप देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो आखिरकार पूरे नॉर्थ इंडिया की जो सुप्रीमेसी है वो किसके पास चलेगी बच्चा? स्पेशली नॉर्थ इंडिया की सुप्रीमेसी और बंगाल की तो अथॉरिटी पूरी किसके पास आ गई बच्चा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसके बाद ही आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था, यही पता है हमें, ठीक। ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था, इट वाज साइंड विद whom? द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ साइन हुआ था बच्चा? हाँ, किसके साथ साइन हुआ था? शाह आलम सेकंड के साथ। तो एक बार लिख लेते हैं, ये हैंग मार जाता है कभी कभी ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद was signed with what? your बेसिकली शाह आलम सेकंड। ये हम सबने देखा है, जिसमें बच्चा उड़ीसा का, बंगाल का, बिहार का रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट जो है वो किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, राइट। और बच्चा इसी के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ जो गवर्नर बना बंगाल का, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। मेरी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों हुआ क्या कि अब जैसे ही बंगाल जो है खाली हो गया, नंगा हो गया, बंगाल में कोई है ही नहीं है, जंगल राज होना स्टार्ट हो गया बंगाल में। क्योंकि नवाब के टाइम पे बच्चा बहुत ही कंट्रोल्ड सिस्टम था और बहुत ही तरीके से क्या किया जाता था, चीजों को लेके चला जाता था। लेकिन लेकिन जैसे ही ये आए तो आए थे लूटने के लिए, तो अब तो इनको बंगाल पूरी तरीके से खाली मिल गया ना। तो भैया इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? प्राइवेट ट्रेडर्स को वेलकम करना स्टार्ट किया। कहां से मेरे दोस्तों? आपका यूके से, राइट। अगर पहले जितना भी ट्रेड होता था जिसमें हम इंडियन आइटम्स को एक्सपोर्ट करते थे, बाहर ले जाते थे, तो उसके लिए बच्चा बुलियंस देते थे। बुलियंस अगर मैं आपको बोलूं तो वो क्या हो गया? सिल्वर। यानी कि आपको इंडियन आइटम खरीदने के लिए क्या देना पड़ता था? इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलियंस देना पड़ते थे। और ये बुलियंस कहां से आगे लेके आते थे? ये बुलियंस इनको इंग्लैंड से आते थे। क्या आते थे? इंग्लैंड से। स्टॉपेज ऑफ बुलियन आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बुलियंस को लाना बंद कर दिया। अब इंडियन रेवेन्यू से जो पैसा ये निकाल रहे, वहीं से इंडिया का सामान खरीदते थे। सारा खर्चा जो है अब वो कहां पे, उसका बर्डन कहां पे पड़ गया बच्चा? इंडियन रेवेन्यू पे पड़ गया। और मेरे दोस्तों, जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चाइना में इन्वेस्टमेंट थी, क्या थी? चाइना में जो इन्वेस्टमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कहां से होने लगी बच्चा? आपके इंडियन रुपी से। यहीं से इंडिया से सारा पैसा, कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहां जाना स्टार्ट हो गया? चाइना में। जिसकी वजह से हैवॉक, यहां पे इतना उथल पुथल हो गया कि यहां पे लोग मरना स्टार्ट हो गए। आपके इसी बीच बंगाल जो एक सरप्लस, फूड सरप्लस क्या होता था, प्रोविंस होता था, उस बंगाल से पूरे फूड को बचा इन्होंने डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में क्या करना स्टार्ट किया? भेजना स्टार्ट किया। जिसकी वजह से बंगाल में फूड की इतनी कमी हुई कि महामारी पड़ गई, अकाल आ गया, फेमाइन आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो एक्चुअल में जो रेवेन्यू कमा रहे थे, इतनी भ्रष्टाचार, इतनी करप्शन बढ़ गई ईस्ट इंडिया कंपनी की कि इनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था, इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। तो बहुत सारी इंक्वायरीज ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बैठाना स्टार्ट कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी में।
तो फाइनली जितनी भी इंक्वायरीज हुई तो उसमें पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज डीपली इन्वॉल्व इन व्हाट करप्शन। और बुरी तरीके से क्या हो रहा है भाई साहब, ये फायदा उठा रहे हैं जिसका मेन फायदा ब्रिटेन को नहीं मिल रहा। तो अब इनको क्या करता, कंट्रोल करना था, एक हायरार्की बनानी थी, किसकी, कमांड, एक कमांड प्रॉपर क्रिएट करना था, राइट। तो उसके लिए इनको क्या चाहिए था, कानून। ये रीजन था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। अगर कोई आपको पूछे व्हाई इट वाज फ्रेम्ड और व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन पार्लियामेंट, इसकी नेसेसिटी क्या थी, तो बस आप याद रखना कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द बेटर मैनेजमेंट, व्हाट, फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यू गॉट इट बच्चा, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसलिए लाया गया कि करप्शन जो है वो बहुत कम से कम हो, जो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक क्या करनी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, इसलिए लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जवाब देना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए लाया गया था। मेरी बात आपको क्लियर हो गई। अब बच्चा हम इसके प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। एज वी नो दैट कि आपके इंग्लैंड के प्राइवेट मर्चेंट्स ने वहां पे मिलके क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की थी, जिसको 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर देके फॉर 15 इयर्स अलाउ किया था ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने के लिए। बच्चा एक बात याद रखना, ईस्ट इंडिया अगर मैं बोल रहा हूं तो ईस्ट इंडिया में इट इज नॉट ओनली इंडिया, इट इज इंडिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा आता था। तो अब भैया क्या किया इन्होंने, बोला क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी प्रोप्राइटर्स थे, क्या थे बच्चा, जितने भी प्रोप्राइटर्स थे, इनको बोला कि आप सबको क्या करना है, चूज करना है, क्या, डायरेक्टर्स। क्या चूज करने, डायरेक्टर्स। तो हर किसी ने जो डायरेक्टर्स चूज किए, टोटल कितने बने बच्चा, 24 डायरेक्टर्स। और इनका टेन्योर कितनी देर के लिए था, इनका टेन्योर था फॉर 4 इयर्स। तो बच्चा इनको क्या बोला गया, अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोप्राइटर्स को क्या करना है, हर एक प्रोप्राइटर को एक डायरेक्टर चुनना होगा। और उसी डायरेक्टर के बच्चा ग्रुप को क्या बोला गया, काउंसिल ऑफ डायरेक्टर। बच्चा अगर आपने सुना हो काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स, हमें पता ही नहीं होता कि सीओडी बेसिकली था क्या, शॉर्टकट इसका क्या था, सीओडी। तो सीओडी बेसिकली क्या है, द काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स। These were those directors who were chosen by the proprietor, or you can say that the owners of East India Company. और इनको क्या बोला गया, काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ बच्चा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस काउंसिल। इस काउंसिल का काम था कि ये भैया सारी जो रिपोर्ट सबमिट करेगा, क्या करेगा, सारी रिपोर्ट सबमिट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। किसकी रिपोर्ट, रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रहेगा बच्चा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम कर रही है, उसका जो रेवेन्यू अफेयर है वो कैसा चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसा चल रहा है, कहां से पैसा कलेक्शन हो रहा है, कहां से भैया कौन कौन ऑफिसर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे आप अपना स्टाफ जो है वो अरेंज करें। वो स्टाफ को आपको एक काम देना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिपोर्ट को तैयार करेगा। उन्होंने जो भी काम किया है वो रिपोर्ट तैयार करके, एंड यू आर बाउंड मतलब आपको करना ही करना, ये रिपोर्ट देनी है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मुझे बताओ, क्या आपको लग रहा है कि इस पार्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी अब कंट्रोल में आएगी, करप्शन कम होगा? जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, जब जवाबदारी ही नहीं है किसी को, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेनी, तो भैया तब तो आप खुलेआम कुछ भी करो, लेकिन अब आपको जवाब देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी काम कर रहे। किसको बच्चा, रिपोर्ट बना के इसको देनी ही देनी है। और ये जो रिपोर्ट कहां सबमिट करेंगे, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सबमिट करेंगे। यू गॉट इट बच्चा, समझ गए। दूसरा याद रखिए,
आपका गवर्नर, क्या बचा, गवर्नर ऑफ बंगाल की जो डेजिग्नेशन थी, क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल की जो डेजिग्नेशन थी, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बच्चा मेरे दोस्तों याद रखिएगा, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, सॉरी बंगाल, नॉट इंडिया, सॉरी बंगाल, वॉज वैरन हेस्टिंग। क्या था, ये था वैरन हेस्टिंग। याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, वैरन हेस्टिंग्स बना था। और इसको बोला कि भाई तू अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है तो तुझे अब 4 मेंबर्स, सुनना बच्चा ध्यान देना, 4 मेंबर्स जो हैं वो तुझे असिस्ट करेंगे। क्या, 4 मेंबर्स विल हेल्प यू, वो तेरी मदद करेंगे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग योर एनी डिसीजन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो इसका काम रहेगा इन 4 मेंबर्स की काउंसिल को बच्चा क्या बोला गया, सुनना ध्यान से, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बहुत दिक्कत आती है ना हमें इन चीजों को करने में कि भाई साहब आखिरकार गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है। बच्चा ये काउंसिल का काम था, ये इसमें 4 मेंबर्स थे, राइट। वो 4 मेंबर्स जो है गवर्नर जनरल को क्या करेंगे बच्चा, असिस्ट करेंगे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव वर्क, कि क्या कानून बनना चाहिए और क्या उसकी एग्जीक्यूशन, क्या इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और इसी बॉडी को हमने क्या बोला, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब कोई भी डिसीजन अगर ये लेंगे तो कैसे होगा, डिसीजन में सिर्फ गवर्नर जनरल की नहीं चलेगी, डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय मेजॉरिटी। कोई भी चीज होगी वो मेजॉरिटी में डिसाइड होगी। यानी कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मान भी नहीं रहा होगा तभी क्या है बच्चा, अगर बाकी मान रहे हैं तो उस डिसीजन को ले लिया जाएगा। इतनी पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नहीं दी गई थी बच्चा, याद रहेगा। अब मेरे दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, याद रखिएगा बच्चा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी क्या हुआ बच्चा, 1774 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लाया गया। और बच्चा ये सुप्रीम कोर्ट ने किस कोर्ट को रिप्लेस किया, इट रिप्लेस्ड मेयर्स कोर्ट बच्चा। इसने किसको रिप्लेस किया बच्चा, आपका मेयर्स कोर्ट को रिप्लेस किया। याद रखिएगा बच्चा, मेयर्स कोर्ट को कब एस्टैब्लिश किया गया था, आपका 1726 में बच्चा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन इस कोर्ट में जो इंडियन नेटिव्स थे, यानी जो इंडियन नेटिव्स थे, ठीक है, वो इस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आते थे। लेकिन जब बच्चा सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई 1774 में, तो बच्चा नेटिव्स वर ब्रॉट अंडर इट्स ज्यूरिस्डिक्शन। याद रखना, यानी कि अब जो नेटिव्स का कोई भी सिविल मैटर होगा, कोई भी क्रिमिनल मैटर होगा, it must be decided by what, सुप्रीम कोर्ट, according to what, your बच्चा आपका क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और सुप्रीम कोर्ट का बच्चा कहां था हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, कलकत्ता में था। कहां पे था बच्चा, आपका कलकत्ता में था, याद रहेगा। और इसमें उस वक्त क्या था, एक चीफ जस्टिस था, क्या था बच्चा, एक चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे बच्चा, चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। तो बच्चा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या बच्चा, कि रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली लाया गया था कि प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाए हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कामकाज वो क्या कर रहे हैं आपके इंडिया में, ठीक है। तो दे वर ब्रॉट अंडर अ परमानेंट सुपरविजन। आप उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी को बना दिया गया जिसका क्या नाम रखा बच्चा, आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी डायरेक्टर्स थे उनको किसने चुना था, उनको चुना था बच्चा क्या, उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रोप्राइटर्स थे उन्होंने चुना था।
क्लियर हो गया? कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात क्लियर है बच्चा। नाउ वी विल टॉक अबाउट पिट्स। याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बच्चा, याद रखिएगा क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो बच्चा याद रखें, उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, क्या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनका नाम था आपका विलियम पिट्स। वहां से बच्चा पिट्स इंडिया एक्ट को क्या किया गया, उनके नाम से ही है ये इंट्रोड्यूस हुआ बच्चा। अब इस बात में याद रखना, इसमें क्या किया, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। क्या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, या अगर आप बोल सकते दोहरी प्रणाली, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो बच्चा इसमें बड़ी सारी चीज जो क्लियर की गई। इसमें एक न्यू बॉडी स्टैब्लिश की गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बच्चा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स थे? जो मेंबर्स होते थे उनको हम क्या बोलते थे? कमिश्नर्स। क्या बोलते थे हम उसको? कमिश्नर्स बोलते थे। तो उसमें कितने मेंबर्स थे बच्चा? आपके 6 कमिश्नर्स थे। क्या थे? 6 कमिश्नर्स। मेरी बात क्लियर? इनमें से 2 जो थे बच्चा आपके कैबिनेट क्लर्जीमैन थे। क्या थे? कैबिनेट क्लर्जीमैन, या आप उनको क्या बोलो मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात बताता हूं, कैबिनेट मिनिस्टर। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात क्लियर? और बाकी जो आपके 4 थे वो क्या थे? प्राइवी काउंसलर्स थे। क्या थे? प्राइवी काउंसलर्स या प्रीवी काउंसलर्स। हाँ, मेरा थोड़ा इंग्लिश में रहता है, ठीक है। तो बच्चा अब एक न्यू बॉडी बनाई गई, क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें बच्चा 6 कमिश्नर थे यानी 6 मेंबर्स थे। उनमें से 2 कौन थे? आपके ब्रिटेन पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन सरकार में जो 2 कैबिनेट क्लर्जीमैन थे, मिनिस्टर्स, वो इसके मेंबर थे। और 4 क्या थे आपके बच्चा? प्राइवी काउंसलर्स। ये सब के सब आपके कहां से थे बच्चा? याद रखिएगा, ये सब के सब कहां से थे? आपके ब्रिटेन से थे। और बच्चा याद रखना, प्राइवी काउंसलर्स कौन होते? देवर एडवाइजर्स। बेसिकली आपने देखा होगा ना, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर टू पीएम होते हैं बड़ी सारी जगह, तो ठीक है। तो ये प्राइवी काउंसलर्स बेसिकली जो उस वक्त जो मोनार्की सिस्टम था ना, तो मोनार्क के क्या है, ये बहुत क्लोज एडवाइजर्स होते थे। देवर द मेंबर ऑफ व्हाट? अ न्यू बॉडी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बच्चा। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया भाई साहब। अब इन्होंने बोला कि जो सीओडी है उसको सिर्फ और सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम देंगे। क्या देंगे? सिर्फ और सिर्फ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखेगी, वो प्रशासनिक गतिविधियों को देखेगी। जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बेसिकली काम क्या होगा? बाकी चीजों को देखना। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है? वॉर, रेवेन्यू, डिप्लोमेसी, ये सारा काम किसका रहेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का रहेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को? नहीं बच्चा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब देखो बच्चा, और लगाम खींची जा रही है किसके ऊपर बच्चा? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, कि भैया पैसा अकेला आपने नहीं कमाना है, हमने भी कमाना है। मेरी बात क्लियर है? याद रखिए बच्चा, अगर आपको पता उस वक्त 3 प्रेसिडेंसीज थी। क्या थी? 3 प्रेसिडेंसीज, राइट। एक बच्चा आपका मद्रास, एक आपका बच्चा बॉम्बे, और बच्चा एक क्या आ गया? बंगाल, राइट। अब बच्चा इन्होंने क्या करने की कोशिश की? इस एक्ट के थ्रू इन्होंने चीजों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, यानी पावर डेलीगेशन बंद। अब ज्यादा से ज्यादा पावर क्या होगी? सेंट्रल अथॉरिटी पे होगी, सेंट्रल बॉडी पे होगी। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को इन्होंने क्या बोला कि नाउ अगर आपको रिलेटेड टू वॉर, रिलेटेड टू डिप्लोमेसी, रिलेटेड टू रेवेन्यू, अगर आपको कुछ भी करना है तो आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। यू बोथ दीज बोथ प्रेसिडेंसीज आर नाउ सब ऑर्डिनेट, अधीन है। क्या है? दीज आर सब ऑर्डिनेट टू व्हाट? योर बंगाल प्रेसिडेंसी। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ गए? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बच्चा? इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है। क्या बच्चा? कि आपका मेरे दोस्तों जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, बताओ मुझे बच्चा उसके कितने मेंबर्स थे? 4। उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया बच्चा? आपका 3 कर दिया। देखो बच्चा, ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जब पीछे
पढ़ चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 7073 से हमने क्या देखा, काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स देखे। फिर हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा नई बॉडी आई, कौन सी, आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके पास सिविलियन मैटर भी सारे चले गए, याद रखना बच्चा, सिविलियन, वॉर, रेवेन्यू, डिप्लोमेसी, सब ये डील करेगी। ये इससे ज्यादा पावरफुल थी, राइट बच्चा। ये बाद में अबॉलिश कर दी गई, ये बाद में अबॉलिश कर दी गई। इन दोनों बॉडीज को बाद में खत्म कर दिया गया एंड दीज टू बॉडीज वर रिप्लेस्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो हम किस में पढ़ेंगे आने वाले 4-5 एक्ट्स के बाद। उनका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है या उसको क्वीन प्रोक्लेमेशन भी बोला जाता है। मेरे दोस्तों क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू आर अनदर एक्ट। अब है बच्चा, उसका नाम है क्या, चार्टर एक्ट। क्या नाम है? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बच्चा सीधा अब मैं क्या करूंगा बच्चा, इसके प्रोविजंस करवाऊंगा। सबसे पहले याद रखना, अब बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, सॉरी बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बॉडी है आपकी, है ना, मुझे एक बात बताओ, वो इतने सारे मैटर्स को डील कर रही है, तो क्या 6 मेंबर्स कर लेते? नहीं बच्चा, इसके लिए प्रॉपर क्या था बच्चा, आपको स्टाफ चाहिए था, एक प्रॉपर आपको क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट चाहिए था। मेरी बात क्लियर? तो बच्चा चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में यह बात बोली गई कि भैया अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर्स हैं एंड इंक्लूडिंग जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी क्या कर रहे हैं, इन सभी मैटर से डील कर रहे हैं, इनका जो अब सैलरी है, क्या इनकी जो सैलरीज हैं वो कहां से बच्चा आपकी निकाली जाएगी? इंडियन रेवेन्यू से। कहां से निकाली जाएगी बच्चा? इंडियन रेवेन्यू से। बिफोर दिस चार्टर, जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो मेंबर्स की जो सैलरीज थी, स्टाफ मेंबर्स की सैलरी थी, वो निकलती थी बच्चा ब्रिटिश ट्रेजरी से। कहां से निकलती थी? ब्रिटिश ट्रेजरी से निकलती थी। लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया तो भाई साहब इसमें क्या कर दिया गया, आपकी सैलरीज जो है अब बोला गया कि कहां से आपको डिडक्ट करनी है, इंडियन रेवेन्यू से। आप देख रहे हो बर्डन कितना पड़ रहा है, और इसको पता है कब तक कंटिन्यू किया गया? इट वॉज कंटिन्यूड टिल 1919, 1919 तक इसको क्या करके रखा बच्चा? कंटिन्यू करके रखा। बच्चा याद रखना, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इससे पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें जो भी डिसीजन लिया जाता था, वो डिसीजन लिया जाता था बाय मेजॉरिटी। गवर्नर जनरल को कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं थी। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से बच्चा विटो पावर दे दी गई। किसको? विटो पावर वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया? इसके तहत क्या दे दिया गया बच्चा? आपका विटो पावर, यानी कि अब उसके पास क्या है, जो मर्जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोले, वो अगर मेजॉरिटी में बोल रहे होंगे तो उस डिसीजन को ये क्या कर सकता है, बाय दिस पावर वो चेंज कर सकता है। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और चीज आपको याद रखनी है इसमें कि भैया इस एक्ट ने दिस एक्ट renewed the charter of ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर मतलब इट वॉज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो बेसिकली ये बताता था कि व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रिटेन गवर्नमेंट ने दी हुई थी इसको, उसको रिन्यू कर दिया गया थ्रू दिस एक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। बच्चा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े इंटरेस्टिंगली ये चीजें समझ आ रही हैं। हमें इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद नहीं करोगे, बार बार रिवीजन नहीं करोगे, तो आपको बच्चा इसमें दिक्कत आने वाली है। अब मेरे दोस्तों देखो, आज जो है मैं ज्यादा इसमें और नहीं घोलूंगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका चार्टर एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या है? एक्ट ऑफ 1813। उसके बाद है 1833, उसके बाद है बच्चा 1853। हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसको खत्म करके मैं यहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जो है मैं आपको रेवेन्यू सेटलमेंट्स करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? रेवेन्यू सेटलमेंट्स। आई नो
कि बच्चों को रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है परमानेंट सेटलमेंट जिसको जमींदारी सिस्टम बोलते थे, एक था महालवाड़ी सिस्टम और एक था रेवतवाड़ी सिस्टम। बहुत दिक्कत आती है बच्चों को इस बात को समझने के लिए, लेकिन मैं आपको यकीन मानिए कि जब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। हम ये खत्म करने के बाद मेरे दोस्तों वी विल रीच अप टू चार्टर एक्ट ऑफ 1858 और उसके बाद हम उस वहीं पे रुक के हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट करेंगे और उसको तब तक करते रहेंगे जब तक आपका जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 नहीं आ जाता। तो मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करके आपको बताना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लेक्चर पसंद आया। दोस्तों साथ में हमारा जेकेएसएसबी सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज इज लाइव नाउ। आप हमारे ऐप से जाके उसका एक्सेस ले सकते हैं। बहुत मेहनत करके उसको बनाया है, स्पेशली जो स्पेशलाइजेशन जो आपका पार्ट है उसके हर एक यूनिट के हर एक अंदर मेंशन चैप्टर को हमने डिटेल में क्वेश्चन लिख के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है आंसर में। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे दोस्तों उसका एक्सेस मिल जाएगा। साथ में जेकेपी कांस्टेबल का तो चल ही रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।